हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सारे सब अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो बायोकेमिस्ट्री में जो टॉप 25 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अ जूनियर साइंटिस्ट इज एट एनआईबी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टराइजिंग अ थेराप्यूटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्यूरिंग एन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, they observed multiple bands for a single antibody clone. What post-translational modification is most likely responsible for this charge heterogeneity? तो कभी भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ही आंसर है। तो डी अमाइडेशन ऑफ द एस्परेजिन रेसिड्यू, इसके कारण ही चार्ज बढ़ सकता है। बाद बाकी कोड ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन विथ न्यूट्रल शुगर, इसमें नेट चार्ज नहीं बढ़ेगा, जो कोई चार्ज चेंज नहीं होगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड स्क्रैम्बलिंग में भी नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। प्रोलिन आइसोमेराइजेशन में भी नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। बट आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट है पीआई, तीनों में अनचेंज है। और चेंज किस में हो सकता है? डी अमाइडेशन, अमाइड बॉन्ड के जो निकलने से एस्परजिन रेसिड्यू से, उसके कारण चार्ज, नेट चार्ज जो आइसोइलेक्ट्रिक वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एन एंजाइम एन एंजाइम catalyzed reaction evaluated in the presence of inhibitor। अब इनहिबिटर के प्रेजेंस में एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को देखा जा रहा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें वी मैक्स बोल रहा है ये अनचेंज्ड है, बट के एम इंक्रीज हो गया। व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिशन इज अकरिंग? ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, डायरेक्ट है। इसको याद करने का तरीका कैसे है? वी मैक्स को है अनचेंज्ड, और के एम आपका हो जाता है इंक्रीज। ये टिपिकल केस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। एक एग्जांपल दे सकते हो? एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल? मेलोनेट, हम एनसीईआरटी में पढ़ते थे। मेलोनेट वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता था, याद रखना इस इसको। तो मेलोनेट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन of the newly formulated vaccine protein, determine the exact arrangement of disulfide bond is essential. Which amino acid pair is unique capable of forming this covalent cross links? अब डाइसल्फाइड बॉन्ड को आपको कोवैलेंटली लिंक करना है, तो इसमें इसमें क्या होगा? सिस्टीन और सिस्टीन, यही होगा आंसर। देन which of the following pair of monosaccharide represent epimeric pair of कार्बन? अच्छा, एपिमेरिक। अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, जो लोग कोई भी पेपर में उठा के दे देते हैं। तो इसका आंसर है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज जो एपिमर है। अच्छा, अच्छा, अगर ये मैनोज होता तो C2 में होता, अगर गैलेक्टोस है तो C4 में, याद रखना। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिक ड्रग्स, ठीक है, ensuring proper N-linked glycosylation is critical because it dictates serum half-life. On which amino acid consensus sequence does N-linked glycosylation occurs? अच्छा, अब ये तो एक आंसर इन्होंने बता दिया। जो एनलिक ग्लाइकोसाइलेशन किसके लिए क्रिटिकल होता है? हाफ लाइफ ऑफ सीरम के लिए हेल्प होता है, मोनो बायोलॉजिक ड्रग्स के लिए। बट इसमें से कौन सा अमीनो एसिड कंसेंसस सीक्वेंस जो कि लिंक है इन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन? अच्छा, इसका आंसर है एस्पेरेजिन। एस्पेरेजिन। अब एस्पेरेजिन होगा और एक्स कभी भी प्रोलिन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोलिन, याद रखना, एस्पेरेजिन
एक्स सेरिन ऑब्लिक थ्रियोनिन, और एक्स कभी भी प्रोलिन नहीं होगा क्योंकि प्रोलिन से ही स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन ग्रुप में है, इसको इमिनो हम बोलते हैं। देन अगला है 6, सेल लाइन इंजीनियर्ड टू मैन्युफैक्चर अ थेराप्यूटिक प्रोटीन। Cell line engineered to manufacture a therapeutic protein shows significant reduced ATP yields, ठीक है, अंडर एरोबिक कंडीशन। अच्छा, एक सेल लाइन इंजीनियर था, मैन्युफैक्चर कर रहा है थेराप्यूटिक प्रोटीन, उसको क्या मिल रहा है, रिड्यूस कर रहा है एटीपी, रिड्यूस एटीपी यील्ड मिल रहा है अंडर एरोबिक कंडीशन। Investigation reveals an inactivating mutation in PFK1, which allosteric modulator normally serve as a primary potent activator of PFK1 to drive। अच्छा, अब PFK का जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है वो फ्रुक्टोज 26 बाइफॉस्फेट है, याद रखना। ये बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आईसीएमआर साइंटिस्ट एग्जाम में भी आया था। मैं बार बार लिंक कर रहा हूं, जो पैटर्न है एग्जाम का, याद रखना। फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। ड्यूरिंग इंटेंस सेलुलर respiration, citric acid cycle is regulated tightly to meet energy demand, which enzyme catalyzes primary, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, प्राइमरी रेट लिमिटिंग irreversible regulatory steps of the TCA that produces first molecule of CO2। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है, हम जल्दीबाजी से सिट्रेट लगा के आते हैं, लेकिन इसका आंसर है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको ध्यान से याद रखना, ताकि ये आइसोसिट्रेट जो डिहाइड्रोजिनेस है, ये इसका आंसर है। अब प्राइमरी स्टेप में क्या होता है, आइसोसिट्रेट NAD पॉजिटिव के साथ मिलके अल्फा कीटोग्लूटारेट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लेना एक बार रिएक्शन, प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस बनता है। तो क्या रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये क्या स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है, इसको याद रखना। अब ये इनिबिटेड होता है किससे, ये इनिबिटेड होता है, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लिखा देता हूँ, इनिबिटेड होता है ये एटीपी से, वन। सेकेंड इनिबिटेड किससे होता है, ये NADH से इनिबिटेड होता है। अब जब इसको बोला तो एक्टिवेटेड भी पढ़ना है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिवेटेड किससे होता है ये, ठीक है, एक्टिवेटेड होता है ये आपका ADP से। अब ATP से अगर इनिबिट होता है तो एक्टिवेट तो उसको उल्टा से होगा, और सेकेंड कैल्शियम से, याद रखना, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, Are night are newborn presents with severe fasting hypoglycemia hepatomegaly biochemical evaluation reveal a deficiency of glucose 6 phosphatase। वो अब अच्छा, ये खुद का एक आंसर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से जो डिजीज होता है वो क्या होता है, अब फॉस्फेटेज है तो ग्लूकोज को हटा के क्या बनना है, ग्लूकोज बनना है, क्या होता है, वॉन जियार्क डिजीज। ये एक खुद का एक क्वेश्चन है, वॉन जियार्क डिजीज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी से। व्हाई डज अ डेफिशिएंसी इन दिस स्पेसिफिक एंजाइम cripple both glycogenolysis and gluconeogenesis। अच्छा, ये ना लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप होता है ये वाला। अब आपको ये सिर्फ मालूम है ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेन से, ग्लाइको जिसको नहीं पता भाई साहब वो थोड़ा सा पढ़ लेना, ग्लाइकोजेन से आपका क्या बनना है, ग्लूकोज। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, दूसरे सोर्स से आपको क्या बनना है, ग्लूकोज।
तो जो ये जो फाइनल स्टेप है ना, फाइनल में ये चीज कॉमन आता है जिसमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज एक 6 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटाता है। तो ये दोनों ग्रुप में हो, दोनों रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन में भी होता है, रिएक्शन वन में भी होता है, लिख देता हूं मैं, और रिएक्शन टू में भी होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होता है, एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है उसमें भी ये होता है। तो ये रिलीज करता है फ्री ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द लीवर। अब आप बताइए, अगर वो दोनों स्टेप में आएगा तो भैया दोनों का ही रिएक्शन रुक जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे is a vital for cellular biosynthesis and protecting against ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये खुद एक आंसर है, याद रखना। एक ही क्वेश्चन में दो आंसर छुपा रहता है, कभी कभार एक ही क्वेश्चन, इस बार आईसीएमआर में भी ऐसा एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग is the primary non-energetic cofactor produced by the oxidative phase of PPP। अब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्रोड्यूस होता है नॉन एनर्जेटिक कोफैक्टर, वो है एनएडीपीएस। याद रखना ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप देखो 10th क्वेश्चन बोल रहा है, आ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेनफुल स्वेलिंग इन जॉइंट्स, कहां पर है, जॉइंट्स में, डायग्नोस्ड विद गाउट ड्यू टू हाइपर यूरिसेमिया। तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हम सबको मालूम है, बुजुर्ग वगैरह सबका सब पता लगता है लोगों का, धीरे धीरे यूरिक एसिड ये कॉमन होते जा रहा है लोगों को, अर्ली स्टेजेस में भी लोगों को देख रहे हैं। यूरिक एसिड इज द फाइनल मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ विच क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ये एकदम पे याद होना चाहिए, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला, which measuring sorry when measuring the concentration of genomic DNA contamination in recombinant protein batch, a lab analyst note increase in light absorbance at 260 nanometer as sample is heated। What is the biochemical term of this? अब हीट करने से, अगर हीट बढ़ाने से अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है भैया, तो ऑब्वियसली हाइपरक्रोमिक। अगला क्वेश्चन 12th, a molecular biology assay requires high fidelity DNA synthesis, which structural property of DNA polymerase is directly responsible for checking and removing mispaired bases during replication। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखना। 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है जो कि प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है, याद रखना ये चीज। देन 13 क्वेश्चन, an environmental stressor induces thymine dimer in skin cells of a mammalian subject, which DNA repair pathway is uniquely specialized in removing this bulky helix distorting lesion। अच्छा, जब ये बल्कि हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग लीजन होता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द थाइमिन, तब न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर किया जाता है, याद रखना इसे, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर किया जाता है, उन डायमेंशन को हटाया जाता है, देन डीएनए पॉलीमरेज उसको फिर से उसको पॉलीमराइज करता है, देन उसको सील किया जाता है। अब उबल hypothesis is proposed by Francis Crick। Explain why cell do not require 61 distinct tRNA molecule to translate the genetic code। Which position of the codon anticodon pair exhibit flexible oval base pairing behavior। तो पहला इसका आंसर होता है जो 3 प्राइम बेस ऑफ द एमआरएनए कोडन होता है और 5 प्राइम बेस ऑफ द टीआरएनए एंटीकोडन होता है, ये याद रखना, ये रीड कर लेना एक बार रीड करना इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें। जो 3 प्राइम जो लास्ट जो होता है आपका, लास्ट जो बेस पेयर का, उसमें आपका
3 प्राइम होता है mRNA कोडन का और 5 प्राइम होता है आपका tRNA का एंटीकोडन। जूनियर साइंटिस्ट, अब ये एग्जाम किस चीज का है, जूनियर साइंटिस्ट का है। यूजेस क्वांटिटेटिव, अच्छा गलती करेंगे तभी सीखेंगे, तो यहाँ पर भी चीजें साइंस में यही है, साइंस में बार बार ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल को वैलिड करके ही बैक किया जाता है, जो रिजल्ट कितना पुख्ता है, तभी हर बार ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस दिया जाता है, जो ये इतना परसेंटेज होना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, याद रखिए सब चीज। तो गलती होगा तो गलती से ही हम लोग सीखते हैं। जूनियर साइंटिस्ट यूजेस क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर टू डिटेक्ट वायरल कंटामिनेशन। व्हाट डज सीटी वैल्यू, अब सीटी वैल्यू इतना बार पूछते हैं ये लोग, इतने बार पूछते हैं, वैल्यू स्पेसिफिकली इंडिकेट। अब द साइकिल नंबर एट विच फ्लोरोसेंस सिग्नल क्रॉसेस प्रीडिफाइंड बेसलाइन, अब प्रीडिफाइंड एक बेसलाइन होगा जिसको क्रॉस करते ही इंडिकेटिंग रिलेटिव स्टार्टिंग टारगेट कंसंट्रेशन। याद रखना इस चीज, ये एक डेफिनेशन है, इसको पूरा अच्छी तरह से याद रखना। द साइकिल नंबर एट विच फ्लोरोसेंस सिग्नल क्रॉसेस अ प्रीडिफाइंड बेसलाइन थ्रेशोल्ड इंडिकेटिंग रिलेटिव स्टार्टिंग टारगेट कंसंट्रेशन। अब एलिमिनेशंस देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ प्रोडक्ट डिसोसिएट, ये गलत है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द achieved by the technology furnace during the plateau phase, ये भी गलत है। The concentration of the primer remaining in the reaction well, रिमेनिंग इन द रिएक्शन इक्वल कैसे होगा, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन, अब 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हाउ मेनी नेट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर जनरेटेड फ्रॉम complete beta oxidation of one molecule of palmitic acid down 60, अच्छा palmitic acid 16 कार्बन सैचुरेटेड है, ये फैटी एसिड है, डाउन टू एसिटाइल कोए एक्सक्लूडिंग सब्सिक्वेंट टीसीएस साइकिल ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अब जब 16 कार्बन की कोई चीज है, वो जब एसिटाइल कोए, अच्छा टीसीएस साइकिल, ये इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूड कर देना टीसीएस साइकिल की ऑक्सीडेशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप छोड़ दोगे तो आप गलत आंसर लग जाओगे। आप 16 कार्बन है, 16 कार्बन से दो दो करके निकल जाता है, हमें पता है। तो जो लास्ट वाला बचेगा, जो 6, जब 12 बार तो निकल जाएगा आपका, तो लास्ट वाले में आपको दो दो स्प्लिट हो जाएगा, तो टोटल 7 बार में ये सब, 7 बार में सारे स्प्लिट दिख जाएगा आपको। तो 7 रिएक्शन होगा, 7 रिएक्शन, तो 7 NADH बनेगा। अब 7 FeDH2 बनता है, ये रिएक्शन ध्यान से देख के आना एक बार। अब NADH से मिलता है आपको 2.5, तो 7 इंटू 2.5, और आपका FeDH से मिलता है 1.5, तो देख लीजिए एक बार, 7, 14, 14 और 3 पॉइंट, 7 5 6 35, तो 7 5 6 35 का 5 3, 7 दूने 14, 14 और 3 आपका 17, 17.5। और इसका कितना होगा देखो एक बार, 7 5 6 35 का 5 3, 7 1 7 और 3 10, तो 10 पॉइंट ये, तो 5 10 0 1 1 आ जाएगा यहाँ पर 8, ये 2, तो 28.0 एटीपीज ये मिलेगा। आप इसमें इनिशियल में 2 एटीपी कंज्यूम हो जाता है, याद रखना, 2 एटीपी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड हो जाता है, तो 28 माइनस 2, 26 एटीपी बचेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, याद रखना ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, ये 2 एग्जाम में आ चुका है अभी तक, जितना मुझे पता है। आप लोग कमेंट करना अभी ये क्वेश्चन कब कब आया है। टू एंटर the mitochondrial matrix of for beta oxidation, long chain fatty acyl CoA molecule must utilize a specialized transport shuttle। आप कोई भी विश्वविद्यालय में यहाँ से वहां जाने के लिए एक होता है ना शटल, जो फ्री सर्विस, फ्री सर्विस लाइफ में कुछ होता नहीं है, लेकिन ये शटल अंदर आने के लिए हेल्प करता है। व्हाट मॉलिक्यूल act as the transient carrier group for this ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जब भी बात हो बीटा ऑक्सीडेशन का, तभी याद रखना लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड है, चेन फैटी एसिड जो एसिटाइल को है, उसको कौन लेके आता है,
कार्निटीन। तो कैरी करता है, याद रखना, कैरी करता है, कैरी करते से कार्निटीन 1। Which of the following clinical condition result from inborn error of metabolism causing complete lack of enzyme phenylalanine hydroxylase? अब फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है। आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोग नॉलेजेबल हो भैया। तो जो ये काम करता है पीएच। अब पीएच अगर खराब हो जाता है तो टायरोसिन बन नहीं पाएगा, तो ये बढ़ता रहेगा ना, तो ये तो कहाँ से आएगा, यूरिन से पास आउट होगा। तो फिनाइल कीटोन बॉडी बनना शुरू हो जाता है। तो इसको, इसलिए तो किसकी डेफिनेशन जो होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की डेफिनेशन से। During the synthesis of urea in liver, which amino acid acts as the direct immediate donor of second nitrogen atom required to construct the urea molecule within the urea cycle? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप एक बार पढ़ना इसको, पढ़ने के बाद लेकिन मैं बता देता हूँ। जो सेकेंड नाइट्रोजन से जो डोनर ग्रुप से जो दिया जाता है अमीनो एसिड जो देता है, वो है एस्पर्टेट। ये देखना, इसका मैकेनिज्म एक बार पढ़ना, ये मैकेनिज्म इसका पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ताकि ये इसमें ही लोग फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। देन साइनाइड इज अ लीथल पॉइजन। सबको पता है पुराने जमाने में साइनाइड लोग अपने अंगूठी में रखते थे, और देन आपको वो सेकेंड्स पे वो डेथ हो जाता था। एक उसका डिसरप्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हिच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज स्पेसिफिकली बाउंड एंड रिवर्सली इनहिबिटेड बाय साइनाइड आयन? अब इरिवर्सिबली इनहिबिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। जो लास्ट जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, इसमें जाके वो Fe3 प्लस में जाके बाइंड कर जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने नहीं देता। एटीपी एटीपी नहीं बनने देगा, तो एटीपी नहीं बनने देगा तो क्या होगा, सेल डेथ। अब a lipid nanoparticle formulation is engineered for an mRNA वैक्सीन। अच्छा, mRNA वैक्सीन आजकल हॉट टॉपिक। टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी आर जूनियर साइंटिस्ट, सारा एग्जाम जूनियर साइंटिस्ट का है, मस्ट इंक्लूड अ एम्फीपैथिक लिपिड दैट forms the structural lipid bilayer. Which of the following is a key structure? अब दो तरीके का लिपिड होता है स्ट्रक्चरल, फॉस्फोलिपिड की बात हो रहा है। कॉमनली फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कॉमन कौन सा फाउंड होता है, फॉस्फोटाइडल कोलिन, याद रखना। कॉमनली बायोलॉजिकली जो मेम्ब्रेन में मिलता है फॉस्फोटाइडल कोलिन है। 22 question. Which lipoprotein particle is responsible for facilitating reverse cholesterol transport by scavenging excess cholesterol from peripheral tissue, delivering it back to liver? ये गुड वाला है ना, लीवर में दे रहा है आपका, पेरिफेरल हार्ट ब्लॉक होता है उसे लीवर में दे रहा है, तो इसको कौन है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, उसका रिसेप्टर भी पढ़ लेना, ABCA1। ड्यूरिंग structural verification of target protein using SDS page, what is the specific role of sodium dodecyl sulfate detergent added to the sample buffer? अब बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन करना है, जब तो टेस्ट करते हैं ना हम, एसडीएस पेज लगाते हैं लोग, लगा रहे हैं, तो किसके कारण चार्ज बाय मास रेशियो लगाते हैं। अब ये किस लिए किया जाता है, ताकि पहले तो डीनेचर कर दे प्रोटीन को और इंपर्ट कर ले यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, ताकि वो चार्ज बाय मास रेशियो में वो डिफरेंशिएट हो पाए, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और देन सेपरेट आउट हो। Which of the following describe the mechanism of uncoupler of oxidative phosphorylation such as 2,4 dinitrophenol? ये क्वेश्चन बहुत पहले आ रखा था, फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद 2019 में
एक पेपर में आ रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए एक बार बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अनकॉपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation such as 2,4-dinitrophenol। तो it dissipates, पहला ऑप्शन है, it dissipates the protein gradient across the inner mitochondrial membrane without blocking the electron transport chain। याद रखना ये चीज। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। A scientist, अब जूनियर से तुम बन गए सीनियर, uses Western blot assay to evaluate cellular production of an antigen। What primary biochemical interaction forms the fundamental basis for the high specificity of Western blot? ऑब्वियसली जब भी वेस्टर्न ब्लॉट किया जाए तो एलिमिनेशन मेथड पहला किया करो। ये सब कुछ नहीं होता, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट मेटल चिलेशन से नहीं है कुछ भी, डीएनए आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडेशन भी नहीं देखा जाता। एंटीजन ये वाला देखता है, एंटीजन एफिनिटी बाइंडिंग, एंटीजन एंटीबॉडी एफिनिटी बाइंडिंग इज द राइट। तो ये था आज के 25 बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं। उसी एग्जाम पे नहीं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कोई भी पेपर में इसी को ही टारगेट किया जाता है, चाहे इसके ऑप्शंस हो, चाहे इनके एबीसीडीज जो ऑप्शंस हो, और इनके क्वेश्चंस के अंदर भी आंसर छुपा होता है। ये आप ध्यान से पढ़ लेना। ओके, सो आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक रहेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं अंत करता हूँ इस वीडियो का। जय हिंद।